नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान शो का मेरा नाम जरूर है, लेकिन ये गेम प्लान टीम इंडिया बिल्कुल भी अपने साथ लेकर मैदान पर नहीं उतर रही है। जी हां, जो हाल फिलहाल का प्रदर्शन है भारतीय टीम का, वो तो यही बता रहा है। और जैसे ही आप बात करेंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर कोई नई बात नहीं, इस टीम ने कई दौर देखे हैं, दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास देखे हैं, कप्तान बदलते देखे हैं, कोच बदलते देखे हैं और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालते भी देखा गया है। हर बार चुनौतियां आई, लेकिन भारतीय टीम ने वापसी भी की। इसलिए बदलाव अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन जब बदलाव के साथ लगातार ऐसे नतीजे आने लगे जो वर्षों और दर्शकों को पुराने नकारात्मक रिकॉर्ड तोड़ने लगे, तब सवाल सिर्फ हार का नहीं रहता। सवाल यह हो जाता है कि आखिर टीम किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ 76 रन पर ऑल आउट होना सिर्फ एक खराब दिन नहीं था। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम महज 11 ओवर 4 गेंद में ही सिमट गई। 125 रन की करारी हार के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार बन गई। पहली बार भारत टी20 में 100 से ज्यादा रनों से हारा है। पहली बार पावर प्ले में 5 विकेट गंवाए और इतिहास का दूसरा सबसे छोटा टी20 स्कोर भी टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एक मैच की कहानी है या फिर यह उस पैटर्न का हिस्सा है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार दिखाई दे रहा है। जरा पीछे चलकर देखिए, 12 साल बाद भारत अपने ही घर में टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय सरजमी पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। श्रीलंका के खिलाफ 27 साल बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी घरेलू टेस्ट हार दर्ज हुई और अब टी20 क्रिकेट में 76 रन पर ऑल आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये संकेत है जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं टीम की तैयारी, रणनीति और दबाव से निपटने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गौतम गंभीर के कार्यकाल की शुरुआत एक नई सोच के साथ हुई। आक्रामक क्रिकेट, निडर बल्लेबाजी और युवा खिलाड़ियों पर भरोसा, यही इस नए दौर की पहचान बताई गई। लेकिन क्या हर परिस्थिति में एक ही टेम्पलेट काम कर सकता है? क्या इंग्लैंड जैसी सीम और उछाल वाली पिचों पर भी वही बल्लेबाजी हो सकती है जो सपाट विकेटों पर सफल होती रहे? और जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए, तब क्या आक्रामकता से ज्यादा जरूरी धैर्य और समझदारी की नहीं होती है? ये वही सवाल है जिनका जवाब मैदान पर नहीं मिल रहा, क्योंकि बार बार शुरुआती झटकों के बाद पूरी बल्लेबाजी बिखरती नजर आती है। साझेदारी नहीं बनती, पारी संभालने की कोशिश नहीं दिखती और हार का सामान्य हार नहीं रहती, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ हार बन जाती है। यह भी सच है कि किसी एक हार या हर खराब शॉट के लिए सिर्फ कोच जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कप्तान, खिलाड़ी और चयनकर्ताओं को भी बराबर जवाबदेही होती है। लेकिन जब एक जैसी गलतियां लगातार दोहराई जाएं, जब अलग अलग दौरों पर वही कमजोरियां सामने आए और जब हर कुछ महीनों में कोई नया नकारात्मक रिकॉर्ड बन जाए, तब टीम इंडिया की रणनीति और कोचिंग समूह पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारतीय क्रिकेट के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे मजबूत बेंच स्ट्रेंथ आज भी भारत के पास है, लेकिन सिर्फ प्रतिभा मैच नहीं जिताती। सही रणनीति, परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की समझ, दबाव में सही फैसले और मुश्किल समय में धैर्य, यही बड़ी टीमों की पहचान होती है। तो क्या टीम इंडिया फिलहाल इन्हीं मोर्चों पर पिछड़ रही है? क्या सिर्फ एक खराब दौर है या भारतीय क्रिकेट सचमुच दिशा के संकट से गुजर रहा है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब बीसीसीआई ढूंढने में लगी हुई। कोई नहीं पूछने वाला है कि संजू सैमसन बाहर हैं, क्या उन्हें रेस्ट दिया गया, अगला मैच वो खेलेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा गौतम गंभीर के। कोई नहीं पूछने वाला है कि भाई रजत पाटीदार कहां है। कोई पूछने वाला है क्या कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भुवनेश्वर कुमार को टीम में जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जहां पर रवि बिश्नोई रन खाए, क्या अगले मैच में कुलदीप को मौका दिया जा सकता था कि नहीं दिया जा सकता था? या घूम फिर के पूरा ठीकरा उस 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर फोड़ दिया जाएगा जो 2 मैचों में 28 से 29 रन बना चुका है? क्या ये उन 2 मैचों पे भारी पड़ेगा जिनमें संजू 0 पे आउट हुए?
क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल है। और क्या श्रेयस अय्यर जो 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी संकट है अपनी जगह बचाने के लिए, जैसे कि सूर्यकुमार यादव के साथ हुआ? जिस शॉर्ट पिच गेंद पर रोहित शर्मा छक्के लगाते थे, उस शॉर्ट पिच की गेंद ने भारतीय टीम को परेशान करके रख दिया। मुझे याद आता है 2009 का विश्व कप, जिसमें साइड बॉटम इंग्लैंड टीम के कप्तान थे और सेंट लूसिया में मैच हो रहा था। पूरी टीम शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो गई। उसमें युवराज सिंह भी थी, धोनी भी थे, ये कोच साहब भी थे, उसमें गंभीर, तमाम प्लेयर थे। सपोर्ट स्टाफ की बात होती, जरा सपोर्ट स्टाफ पे एक बार नजर डालेंगे। सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन है, उनकी क्या भूमिका है और वो किस तरीके से काम करते हैं, वो जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि कोच, लेकिन नहीं, बहुत लोग हैं जो इस पूरे हेड कोच गौतम गंभीर, ये हेड कोच है, असिस्टेंट कोच है रायन टेंडरशेट, ये आपको बता दूं गौतम गंभीर की पसंद है। बैटिंग कोच सुधांशु कोटक, क्या बैटिंग हो रही है आप देख सकते हैं। बॉलिंग कोच है मॉर्निंग मॉकल, 200 रन बनवा रहे हैं हम। और स्पिन गेंदबाजी साइराज बहुतुले हैं, अभी ज्वाइन किया है अफगानिस्तान सीरीज से। लेकिन बड़ा सवाल है, ये पूरी टीम कर क्या रही है? हम पूरी टीमों के बारे में क्या कर रहे हैं? बीसीसीआई के पास तो बहुत से लोग हैं, बहुत से प्लेयर हैं, लेकिन जो ये सब नाम आपको दिख रहे हैं ना, सुधांशु कोटक, मॉर्निंग मॉकल, बहुत लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं। अब जरा मैच का हाल भी देख लीजिए, कितने रन बनाते हैं हमारे प्लेयर्स, एक बार जरा उस पर नजर डालते हैं। वैभव सूर्यवंशी 13 रन, कल के मैच की मैं बात कर रहा हूं। ईशान किशन ये भी 13 रन, माफ करिएगा, ये 5 रन है, 5 रन बनाए थे उन्होंने। अक्षर पटेल 10 रन। अभी एक नाम आपको चौंकाएगा इसमें, अभिषेक शर्मा 10 रन, कि उसको बल्लेबाजी में मैंने क्यों रखा है। हर्षित राणा 9 रन। अब बल्लेबाजी की श्रेणी में ही डालना पड़ेगा ना, जब शिवम दुबे, तिलक वर्मा सबसे ऊपर आएंगे। कोई तो कह रहा था नंबर 3 पे आपको खेलते ना दिख जाए। बहुत सी चीजें हैं, एक चीज नहीं है भारतीय टीम के पास। कमजोरियों पे नजर डाल लेते हैं कि भाई इनकी कमजोरी क्या क्या है भारतीय टीम की, क्यों इतने समय संघर्ष कर रही है। भारतीय टीम की कमजोरियों पर एक बार नजर डालेंगे, और किस गेंद से सबसे ज्यादा इनको दिक्कत होती है, कौन सी बॉल से इनको दिक्कत होती है। ये देखिए, कोच साहब हैं 40% शॉर्ट बॉल, ये खुद भी इनको खेलने में दिक्कत होती थी। ऑफ स्टंप की लाइन 30%, तो लिख के है कि आप ऑफ स्टंप पे डालिए स्पिन, जिसके लिए हम लोग सोचते नहीं थे वो भी अब है। स्पिनर भी 20% उनको परेशान करते हैं। स्विंग तो मान लीजिए है ही, सबके लिए है वो तो, लेकिन 40% बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद पर बिल्कुल अप एंड डाउन होते रहते हैं। वो या तो छक्का मारेंगे या तो आप लिख के ले लीजिए अगली गेंद पे आउट हो जाएंगे। यही हाल स्पिनर्स का भी है। आप भारतीय टीम पूरे 6 ओवर में अगर आपने एक स्पिनर लगा दिया, मैं लिख के देता हूं 2 से 3 विकेट आएंगे उस ओवर में, कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो। इधर मैं 2-4 साल से देख रहा हूं, और कहीं ऑफ स्पिनर लगा दिए तो वो आंकड़ा बढ़ के 4 हो जाएगा। अब कोच साहब क्या कर रहे हैं? हमने एटीट्यूड एरा की शुरुआत की थी जब ये गौतम गंभीर साहब आए थे। आयरलैंड से हारने के लिए नहीं हमने कहा था। अब एक चीज और भी है, गंभीर युग के नए चेहरे, देवदत्त पट्टिकल, बड़ी पारी का इंतजार टीम में ही नहीं है। ध्रुव जुरेल, निरंतरता में कमी है भाई, रेगुलर परफॉर्मेंस ये भी नहीं करते हैं। रियान प्रयाग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और अभिषेक शर्मा, शानदार शुरुआत थी, लेकिन अब भी इनकी भी वो उस तरीके से एफिशिएंसी दिख नहीं रही है। प्रदर्शन में उतार चढ़ाव, काफी समय बाहर रहे, लेकिन अभी अच्छा लेकिन जो कंपैरिजन चल रहा है वो गलत है। आप बता दो कि ये ध्रुव जुरेल टेस्ट में खेलते हैं, सबसे बड़ी बात की टेस्ट में खेलते हैं। मैं कल मुझसे कोई कह रहा था कि हर्षित राणा में अगला जैक कालिस नजर आता है। क्यों आता है भाई? बिल्कुल नहीं आता। जो ये कह रहा है वो गलत है। मैं कई लोगों को सुन रहा था, कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे क्यों कह रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है, जैक कालिस अपनी जगह थे, वो लेजेंड है। और 2-3 साल के कैरियर में आप इतने बड़े लेजेंड से किसी की भी तुलना कर देते हैं, यही खिलाड़ियों के दिमाग खराब करता है। ये वही हर्षित राणा है जिनके चयन पर सबने सवाल उठाए थे कि हर्षित राणा ही हर जगह क्यों। हर्षित राणा कोई टीम में हो ना हो, हर्षित राणा जरूर टीम में होते हैं।
किसी का काम हो ना हो, हर्षित राणा आपको टीम में नजर आएंगे। हर्षित राणा रन बनाएंगे, हर्षित राणा छक्के मारेंगे, हर्षित राणा सब कुछ करेंगे। लेकिन घूम फिर कर बात वही आती है, अगर हर्षित राणा ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर टीम परफॉर्म क्यों करेगी? अब तो बनचाही टीम है ना, अब तो रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली नहीं, जडेजा नहीं, कोई नहीं है ना। अब तो गौतम गंभीर के पास अपना एक टेन्योर है, अपनी लेगेसी बचाने का और लेगेसी को बढ़ाने का। कोई कहेगा कि भारतीय टीम टी20 विश्व कप विजेता है 2 बार की, पहली बार इतिहास में हुआ, और उसका असर क्या है कि आयरलैंड से क्लीन स्वीप होते हैं और यहां पे भी क्लीन स्वीप की नौबत पर है। किस बॉलर को कैसे यूज करना है पता ही नहीं है। इस सीरीज में आपको प्रिंस यादव दिख रहे हैं, अगली सीरीज में बुमराह आने के बाद वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये नहीं पता है। इस सीरीज में आपको वैभव सूर्यवंशी दिख रहे हैं, अब वो टीम में प्ले करेंगे नहीं करेंगे, टीम के ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ाएंगे ये भी नहीं पता है। तो टॉप टू बॉटम जो भी बीसीसीआई को रन कर रहे हैं, जो टीम बना के दे रहे हैं, या जो कोई भी लोग, आंख से पर्दा हटाना चाहिए। अगर श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है तो उन्हें प्रूव करना होगा, वरना शुभमन गिल भी बाहर बैठे हैं यहां पर, केएल राहुल भी टीम से बाहर है। कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम को संभाल सके उसके बुरे दौर में। कोई ऐसा एक प्लेयर नहीं जो टीम में विकेट ना आ रहे हो तो विकेट लेके दिखा दे। जब पहला ओवर मेडिन आने के बाद 200 रन का आंकड़ा बनता है तो कहीं ना कहीं दर्द होता है बॉलर को। वरुण चक्रवर्ती करिश्माई गेंदबाज थे, लेकिन कहां गुम हो गए, विकेट नहीं आ रहे हैं उनके पास। 30-40 रन तो उनके लिए कॉमन सी बात है। इन सबको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के चयन में भी वो पारदर्शिता नहीं है, और कुछ चयनकर्ताओं ने इसको बिल्कुल इजी टू ऑल कर दिया है कि अच्छा आप आ रहे हो आ जाओ, आप आ रहे हो आ जाओ। क्या फायदा 500 से ज्यादा विकेट लेने का जलस सक्सेना, कहां है? क्या फायदा लगातार 5 सेंचुरी बनाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन का? क्या फायदा पर्पल कैप जीतने का भुवनेश्वर कुमार? इस बार तो नहीं जीते लेकिन लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो, कहां है वो? किसी को नहीं पता। कब टीम में आएंगे ये भी नहीं पता। जब खिलाड़ी को उसके पीक पर आप नहीं टीम में शामिल करते हो, जो उस समय शामिल करते हो जब वो अपनी ढलान पर होता है, और फिर सो कॉल्ड प्लेयर्स की पीआर टीम एक्टिव होती है। वो पीआर टीम नैरेटिव सेट करवाती है, जैसे हाल फिलहाल एक खिलाड़ी के लिए अभी भी चल रहा है कि भाई साहब उन्हें बाहर नहीं किया गया, उन्हें रेस्ट दिया गया है। तो नैरेटिव्स को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को एक बहुत लंबी छटनी करनी होगी, बहुत फिल्टर लगाने होंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ सुधरेगा, ऐसा मुझे लगता है। वरना लाखों प्लान बनेंगे और ऐसे ही आप इंग्लैंड से और भी सीरीज हारोगे और कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होने वाला है फिलहाल हाल फिलहाल में, और आपके लिए वर्ल्ड कप की और मुश्किल हो जाएगी। खैर अब आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर लाइन से नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनमें छिपे जज्बे, संघर्ष और वापसी की कहानी उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना देती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला। अटलांटा में हुए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक समय टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी, लेकिन फिर आए वो आखिरी 13 मिनट, ऐसा पलटवार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मिस्र के खिलाफ मुकाबले में अर्जेंटीना की शुरुआत बेहद खराब थी। टीम को 21वें मिनट में वापसी का बड़ा मौका मिला जब कप्तान लियोनेल मेसी को पेनाल्टी मिली, लेकिन करोड़ों फैंस की उम्मीद के बीच मेसी इस मौके को गोल में नहीं बदल पाए। इसके बाद मिस्र ने दिखाया कि वह सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि इतिहास बनाने उतरे हैं। 15वें मिनट में यासिर इब्राहिम
15वें मिनट में यासिर इब्राहिम ने गोल कर मिस्र को बढ़त दिलाई। इसके बाद 62वें मिनट में मुस्तफा जिको ने दूसरा गोल दाग दिया। स्कोर 2-0 हो चुका था और अर्जेंटीना के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि मौजूदा चैंपियन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन चैंपियन टीमें दबाव में नहीं टूटती हैं, बल्कि उसी दबाव से अपनी ताकत निकालती हैं। 79वें मिनट में मेसी के शानदार मूव से क्रिस्टियानो रोमेरो ने गोल किया और अर्जेंटीना की उम्मीद फिर जिंदा हो गई। इसके 4 मिनट बाद आया वो पल जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। लुटारो की लंबी गेंद मेसी तक पहुंची। मेसी ने बिना गलती किए शॉट लगाया और गोलकीपर सोइबर को फुटबॉल रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद क्रॉस बार से टकराकर गोल में चली गई। 2-0 से पीछे चल रही अर्जेंटीना अब 2-2 की बराबरी पर थी। मैच में 13 मिनट का इंजरी टाइम जोड़ा गया और इसी अतिरिक्त समय के 52वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने शानदार फिनिश के साथ अर्जेंटीना को 3-0 से बढ़त दिला दी। आखिरी सीटी तक यह बढ़त कामयाब रही और अर्जेंटीना ने असंभव लग रही वापसी को हकीकत में बदलते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी। लेकिन इस मुकाबले की सबसे भावुक तस्वीर मैच खत्म होने के बाद सामने आई। अंतिम सीटी बजते ही मेसी की आंखों में आंसू थे। एक तरफ शुरुआती पेनाल्टी चूकने का दर्द था, तो दूसरी तरफ टीम को संकट से निकलकर अगले दौर में पहुंचाने की खुशी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उस मानसिक मजबूती की कहानी थी जो एक महान टीम और एक महान खिलाड़ी को पहचान होती है। इस मुकाबले के साथ अर्जेंटीना का एक लंबा रिकॉर्ड भी टूटा। 2018 में फ्रांस के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के बाद पहली बार अर्जेंटीना ने किसी वर्ल्ड कप मैच के पहले हाफ में गोल खाया। इससे पहले टीम लगातार 11 वर्ल्ड कप मुकाबले तक पहले हाफ में विपक्षी टीम को गोल करने का मौका नहीं दे पाई थी। यानी इजिप्ट ने चैंपियन को चुनौती दी, लेकिन अर्जेंटीना ने दिखाया कि क्यों उसे दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है। मेसी की आंखों में आंसू इस बार इतने ज्यादा लग रहे थे कि जब वर्ल्ड कप जीते तब ऐसा नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जब आप हार के मुंह से जीत को खींच के लाएं तो आप भावुक हो जाते हैं। वो भावुकता नजर आ जाती है और वो बताती है कि भाई आपकी मेहनत रंग लाई है। जहां आप 72 मिनट तक हार रहे हो और आखिरी के कुछ मिनटों में आप पूरा गेम बदल दें, यही खिलाड़ी को महान बनाता है। एक गोल करना और एक असिस्ट करना। फुटबॉल में गोल मारने को जितना आगे दिखाया जाता है, उतना ही असिस्ट करने वाले को भी आगे बताया जाता है। यहां पर जैसे आप मान लीजिए कि क्रिकेट की भाषा में अगर समझे आप 98 पर खेल रहे हो और सामने वाला बैट्समैन आपको स्ट्राइक दे। खैर क्रिकेट में तो नहीं जुड़ता, लेकिन बकायदा फुटबॉल के जो नियम है, जो फीफा के नियम हैं, उनमें असिस्ट भी काउंट होता है। इसलिए असिस्ट गोल को भी ग्राफ में लिखा जाता है कि आपने 10 गोल मारे और 6 असिस्ट किए। और आप समझिए सारी चीजें खिलाफ थी अर्जेंटीना के। 11 वर्ल्ड कप मैचों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब अर्जेंटीना अपने पहले हाफ में गोल खाई। लेकिन चैंपियन टीमें जानती है उन्हें लड़के कब उठना होता है और सामने वालों की एक गलती पूरी ही रणनीति बदल देती है, चाहे कोई भी पक्षी। जब तक आप चाहेंगे तभी तक आपका कोई नुकसान कर सकता है। 2 गोल अर्जेंटीना के सामने जब पड़ गए तो टीम ने हार नहीं मानी। उनके शोल्डर नहीं झुके, उनके कंधे बिल्कुल नहीं झुके, जिसका फायदा उनको यह मिला कि जिस मैच में वो 0-2 से पीछे थे, वहां पर वो 3-2 से जीत गए। वो ड्रेसिंग रूम का सेलिब्रेशन ये लगातार बता रहा था कि मैच कितना अहम था, ये मैच कितना खास था। और ये हर उस स्पोर्ट्समैन को देखना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने स्पोर्ट्समैन सोचता है कि अरे अब क्या होगा, हम हार गए। ये बात हर उस टीम पर लागू होती है, हर उस जगह लागू होती है जहां पर ये लोग सोचते हैं, बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि हम हार गए। तो वहां पर मुझे लगता है वो आखिरी 13 मिनट इस फीफा वर्ल्ड कप के इस मैच के जरूर अटलांटा में जो मैच हुआ वो देखने चाहिए। अर्जेंटीना के मैच की इस क्लिप में आपको दुनिया भर का साथ मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।